नमस्कार, डीडी बिहार के मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की सुबह आपके साथ आपकी होस्ट मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, नए दिन की शुरुआत हो गई और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर रोज़ आपके समक्ष उपस्थित होते हैं एक विशेष मेहमान के साथ और उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। दर्शकों, हम जब भी बात किसी मनुष्य की करें तो अगर अच्छे किताबों को, उनके अच्छे व्यक्तित्व को और साथ ही उनके मूल्यों को अगर अपने जीवन में आत्मसात करते हैं तो उन्हें एक नई दिशा मिलती है। और साथ ही साथ अगर उनके अच्छे मूल्यों को अगर वो अपनाते हैं तो साथ ही साथ एक सकारात्मक बदलाव भी आता है। वो कहते हैं ना, अगर आप किसी महान व्यक्ति के बारे में जानते हैं, समझते हैं या पढ़ते हैं या किसी किताबों को अगर आप पढ़ते हैं तो उससे काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलता है, जीवन में आगे बढ़ने को एक मोटिवेशन भी मिलता है और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो जब भी हम कई बार ऐसा भी देखते हैं कि कई बार हम निराश हो जाते हैं असफलताओं से, तो हम कई बार देखते हैं कि जो भी सफल व्यक्ति होते हैं वो भी कई बार असफलताओं से उन्हें सामना करना पड़ता है, लेकिन वो उससे कभी हार नहीं मानते, उससे सीखते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो आइए दर्शकों, देखते हैं कि आज के अनमोल वचन में आप सभी के लिए क्या कुछ है। प्रसन्नता ही एकमात्र ऐसा इत्र है जिसे आप दूसरों पर छिड़कते हैं तो कुछ बूंदे आप पर भी पड़ती हैं। महात्मा गांधी। आपको बता दें कि आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं दिनेश कुमार दास। ये जिला वन संरक्षण है बिहार के और पटना के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, हम सभी जानते हैं कि आज हम लोग वेटलैंड डे मनाते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे। और जब भी हम बात अर्धभूमि की करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि अर्धभूमि वो होता है जहाँ पे जो पानी है वो मिट्टी पर या फिर सतह के निकट काफ़ी देर तक मौजूद रहता है। अगर वो किसी भी पानी की बात करें, चाहे वो फ्रेश वाटर की बात करें, कोस्टल वाटर्स की बात करें या फिर क्या कोस्टल इकोसिस्टम की अगर हम बात करें। और साथ ही हम ये भी जानते हैं कि आज हम लोग वर्ल्ड वेटलैंड डे भी मनाते हैं। तो सबसे पहले तो कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे यही जान के करना चाहूँगी कि इस दिन को मनाने का जो उद्देश्य है वो क्या कुछ है, किस उद्देश्य के साथ इस दिन को मनाया जाता है। चलिए, बड़ी अच्छी बात आपने पूछी है, कही है। हाँ, ये चीज़ है कि देखिए, एनवायरनमेंट पे समस्याएं आ रही हैं। ये एक गंभीर विषय के तौर पर यह हाल के समय में आया है जी। तो इसमें एयर क्वालिटी के लिए आप अक्सर, हाँ, हर सड़क चौराहे पे लगा हुआ मिलता है, दिल्ली में बहुत एयर क्वालिटी ऐसा हो गया, ये हो गया, इस किस्म से आते रहता है, कैसे ठीक करें। गवर्नमेंट बहुत भी बच्चों के स्कूल भी बंद करते हैं, आपने ये भी देखा होगा। लेकिन पानी के क्वालिटी के बारे में जानकारी कम हो पाती है जी। वो इतना नज़दीक नहीं है, वो थोड़ा हट करके है। अब गंगा में कितना गंदा पानी है या साफ पानी है या क्या चीज़ है, वो कोई जाए वहाँ पे तो, लेकिन हवा का तो मालूम हो जाता है ये चीज़ है। तो आर्द्र भूमि की जो समस्याएं हैं, ये जो चीज़ पानी की जो इश्यूज आई हैं, ये 1971 में रामसर एक शहर है ईरान में, कैस्पियन नदी के किनारे में, कैस्पियन सी कहते हैं, बिकॉज द वाटर इज सॉल्टी, नमकीन है पानी। यहाँ खूबसूरत सा शहर है, एकदम कोस्ट पे है, ईरान के नॉर्दर्न इलाके में वो। और वहीं पे विश्व सम्मेलन हुआ था, बहुत सारे देश के लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे। वो पानी की जो समस्याएं पूरी पृथ्वी पे जो है, इस पे जिक्र होना शुरू हुआ था। तो उसमें बहुत से लोगों ने उसमें साइन किया कि नहीं, मैं जो भी डिसीजंस ली जाती है यूनेस्को के तहत से की गई थी। ये यूएनओ जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके तत्वाधान में ये आयोजन हुआ था कार्यक्रम का। तो उसी दिन ये निर्णय लिया गया कि ऐसी पानी की जो जगह हैं जो खतरे में है, जिस पर संकटग्रस्त है, उसका कुछ सुरक्षा होना चाहिए, उसके लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। जो जो चीज़ मुश्किल आ रही है उसको पहचान होनी चाहिए, किन किन वजहों से। कहीं वो तो डंपिंग ग्राउंड तो नहीं है, वो वाटर बॉडी जो है सो पूरे शहर का या नज़दीक के इर्द गिर्द का कचरे का डंपिंग ग्राउंड तो नहीं बन गया है। उसको अगर रोका जा सकता है तो अब ये एक अवेयरनेस की कहीं ना कहीं डिफरेंट लेवल पे रहती है कि वो उसके समय, चलिए साहब, शहर में साफ सुथरा सड़क रखना चाहिए। शहर में ये गंदा कहाँ फेंकेंगे, कौन सी किसी खेत में फेंकेंगे तो वो तैयार नहीं होगा वो चीज़ है। तो नो मैंस लैंड जैसा वो जगह मानी जाती है आर्द्र भूमि, जो पानी वाली जो वाटर बॉडी जो है। इसलिए आप देखते भी हैं कि हर रिवर बेड्स में ये सब। तो थोड़ा सा मैं इसमें एक बात आपको ये बताऊं कि आर्द्र भूमि, रिवर, स्ट्रीम्स एंड ये
पोखरा, ये सब चीज़ों में थोड़ा फ़र्क क्या है? तो आप रेगुलर सालों भर 300 दिन पेरिनियल पानी जहाँ जा रहा है, नदी कह रहे हैं आप, पोखरा है वहाँ पर भी कमोबेश जो है सो सालों भर पानी हो रहा है, तो आप वो पोखरा हो गया। लेकिन आर्द्र भूमि ऐसी जगह जो जिसमें वाटर डेप्थ बहुत ज़्यादा ना हो, गहराई ना हो, तकरीबन 8-10 महीने जैसे पानी रहे ही रहे। अब 1-2 महीना हुआ कि बहुत पानी कम हो गया थोड़ा सा, बट स्टेट दैट इज ए स्वैम्पी, दलदली है, देयर इज ए पोटेंशियल ऑफ वाटर, वहाँ पे पानी आता है, तो उसको आर्द्र भूमि कहते हैं, कह सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। ये एक बहुत लार्जर व्यू उसका डेफिनेशन है आपका। जैसे समंदर तटीय में इलाका है, सबसे भारत में सबसे पहले उड़ीसा में एक चिल्का लेक के नाम से आप नाम सुना होगा, हाँ, एक बड़ा इलाका है। उसी तरह से गुजरात में बहुत सारे जो स्वैम्पी एरिया हैं, यहाँ पे समुद्री पानी का दलदल है। तो होता क्या है, हम समझते हैं कि पानी है बस, उससे पानी नहीं, उससे जुड़ी हुई पूरी जो आपका कह सकते हैं इको तंत्र, इकोसिस्टम जुड़ा हुआ है, एयर का क्वालिटी, एवरीथिंग। हाँ, एयर का क्वालिटी से मैंने अभी तुरंत कहा, बताया आपको कि हवा में थोड़ी से भी जो क्वालिटी में आया तो आप परेशान हो जाएंगे, तो तुरंत आप उसके बारे में सोचते हैं और उसके बाद सारा चीज़ करते हैं। सर, ये चीज़ आपने बहुत ज़रूरी बताई कि अगर हम बात करें वेटलैंड की ही, आर्द्र भूमि की ही बात करें, तो इससे कहीं ना कहीं पूरा इकोसिस्टम जुड़ा हुआ है और इसका संरक्षण करना, इसको बचा के रखना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं इसी उद्देश्य के साथ आज का ये जो दिन है हम मनाते हैं, ये जो हम लोग वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं, इसी उद्देश्य के साथ हम लोग मनाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम रामसर साइट की भी अगर हम बात करें, तो बिहार में भी कुछ ऐसे साइट्स हैं जिन्हें रामसर साइट का वो नाम दिया गया है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस बारे में भी आप थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि रामसर साइट क्या कुछ है और बिहार में किन जगहों को रामसर साइट का नाम दिया गया है। जो वो साइट्स जो बहुत ही वेटलैंड के ख्याल से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जिन पे रिस्क जो है वो ज़्यादा आ रहा है, ख़तरा ज़्यादा संकटग्रस्त हो रहा है, और लाइफ डाइवर्सिटी को वो सपोर्ट कर रहा है, यानी उसकी हर तरह से जो ओवर एनवायरमेंटल इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, उन जगहों को संरक्षण के लिए राज्य सरकार देती है, केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आता है और वो उसको रिकग्निशन मिलने पे, मान्यता प्राप्त होने पे वो स्थल जो है रामसर साइट इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड वो साइट डिक्लेयर की जाती है। तो राज्य में अभी आपके पास 3 हैं जी। एक जो है वो आपका कांवर लेक है बेगूसराय ज़िले में, हाँ, वो बड़ा सा इलाका है। दूसरा आपका 2 छोटे छोटे नज़दीक में कम ही छोटे इलाके जमुई में है, नागी और नकटी डैम, ये मैन मेड हैं, ये डैम बनाए गए थे पानी के लिए, पानी का सिंचाई का काम हो, खेती के काम के लिए। लेकिन बहुत सारे वहाँ पे प्रवासी माइग्रेटरी बर्ड्स आने लगे। अब ऐसी जगह बनाया तो इंसान ने जो है सो उसको सिंचाई के ख्याल से, लेकिन वो माइग्रेटरी बर्ड्स का होम हो गया। अब वहाँ पे अगर दूसरी ह्यूमन एक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़ जाएं और उसके बाद फिर माइग्रेटरी बर्ड्स का घर उजड़ जाए, तो इस चीज़ को रोकने के लिए ख्याल से राज्य सरकार ने प्रस्ताव भेजा, उसको स्वीकृति प्रदान हुई और आपका ये 3 हैं। लेकिन वैसे अगर देखा जाए ये चीज़ें हैं तो वेटलैंड्स जो हैं सो नॉर्मल स्ट्रीम जो नदी की बहती रहती है, उसमें उसकी सर्पेंटाइन मूवमेंट की वजह से कोई इलाका दौरान में जो कट जाता है, बच जाता है किनारे में और मेन स्ट्रीम से हट जाता है, वो जैसे ऑक्सबो लेक कहते हैं या गोखुर भी कहते हैं। तो आपका जैसे चंपारण में एक उदयपुर सरैयामन झील है, वो भी अभी है तो डिक्लेयर नहीं है, लेकिन इट इज़ एज गुड एज ऑलमोस्ट यू में से आप कह सकती हैं कि वो जो है सो वो रामसर का, बिहार में, नॉर्थ बिहार में फ्रेश वाटर इस तरह के बहुत सारे आर्द्र भूमि हैं। हाँ, कुशेश्वर स्थान में, ये बरेला जस्ट नज़दीक में, हाजीपुर में, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे बहुत सारी जगह है, सारण में, जिसका कि इस तरह का कोई डिक्लेरेशन नहीं। अब उसमें बहुत सारी कंसिडरेशंस है, जो किसान है उनका अपना इंटरेस्ट रहता है थोड़ा, हाँ, कि जो है सो दोनों तरह के हैं। कुछ किसान चाहते हैं कि नहीं ये डिक्लेयर हो जाए ताकि इको टूरिज्म वगैरह डेवलप कर जाए, कुछ किसान चाहते हैं मेरा खेत ख़त्म हो जाएगा। तो दोनों बातें हैं इसमें, लेकिन ये चीज़ें हैं कि ये आर्द्र भूमि जितने हैं वो साइट डिक्लेयर होने चाहिए। और बिहार तो हिमालय निसृत जो भी नदियां हैं, हाँ,
उसका हज़ारों हज़ार साल में इस तरह से पूरा भरा हुआ है। हाँ, आप यूपी बॉर्डर से बंगाल बॉर्डर तक चले जाएँ, हाँ, इसमें नॉर्थ बिहार में आपको और ये जमुई तो नॉर्थ बिहार में नहीं है, साउथ है, गंगा के दक्षिण में है, मैन मेड है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंस हो गया। यहाँ नहीं, एक चीज़ है कि बिहार में प्रवासी माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, यहाँ स्टे करते हैं वेटलैंड्स में। इट्स वेरी रिच, इसके पास जो है एक बहुत बड़ी संपदा है कि हज़ारों हज़ार किलोमीटर की दूरी तय करके और ऐसे नायाब तरह के पक्षी यहाँ पे आते हैं जो और जगह नहीं आते हैं। सर, आपने पक्षियों की ही बात की है, तो हम जानते हैं कि बिहार के वेटलैंड की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे पक्षियों का स्थल है, जैसे कि हम कांवरतल की बात करें, कुशेश्वर स्थान की बात करें, गोगाबिल की बात करें, तो ये कुछ ऐसे स्थल है जो पक्षियों का घर भी है और पक्षियों का स्थल भी नहीं माना जाता है। तो इस बारे में भी कुछ बताना चाहेंगे? जरूर। ये माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते हैं, ये जो आते हैं, इनका ब्रीडिंग एंड क्या कहते हैं नेस्टिंग, दो बच्चे में एक जगह होंगे, वो सारा चीज़, और उसका पोषण वाला जो टाइम होगा, तो बहुत ज़्यादा साइबेरिया में जो विंटर के टाइम में आने से पहले ये लोग साउथवर्ड इनका मूव 5,000 10,000 किलोमीटर का इनका फ्लाइट होता है, 2-3 महीने का फ्लाइट होता है। इट्स द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री इन द वर्ल्ड ऑफ लाइफ साइंसेज कि साहब ये इनको रास्ता कैसे मालूम है, हाँ, किस रास्ते से आएंगे, कहाँ पे रहना है, कहाँ पे हमें सारा घर बनाना है, हमें क्या क्या चीज़ मिलना, ये चीज़ें जो हैं ये एक बहुत बड़ा स्कोप छोड़ता है रिसर्च का। ये आर्द्रभूमि कहने के लिए एक तो ये एस्पेक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मैन ओरिएंटेड, मनुष्य के ख्याल से सोचते हैं तो कहते हैं कि जो है रहीमन पानी राखिए, पानी बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो ये चीज़ है, हवा शुद्ध होना चाहिए, जल शुद्ध होना चाहिए। उस ख्याल से हम लोग सोचते हैं कि ये वाटर बॉडीज़ जितने हैं, जल निकाय जो भी हैं, वो बढ़िया रहें, वो फ्लोइंग रिवर्स के, और उसके बाद फिर जो स्टैटिक पोखरा है वो भी पानी बढ़िया रहे। हाँ, उसके लेकिन ये जो आर्द्रभूमि है 8-10 महीने पानी रहता, उसके पानी इसकी भी क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए। हाँ, वो डंपिंग ग्राउंड नहीं होना चाहिए। और इसमें ये जो बर्ड्स आते हैं उनको एक ये आश्रय स्थल है, इसको तो इस हिसाब से लेना चाहिए। बहुत सारे पुराने एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर में, मिडीवल टाइम्स में लिटरेचर में इन पक्षियों का आने जाना और सारा चीज़ है, उसका जिक्र है, बहुत रिच पोइट्री है इस पे। संस्कृत लिटरेचर में डिस्क्रिप्शन डिराइव करता है। तो मॉडर्न टाइम्स में अभी तो हम लोग डॉक्यूमेंटेशंस दूसरे तरह से करते हैं, साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशंस के हिसाब से, ओ उसके पैर में रिंग लगा दीजिए, वी हैव उसको कैसे कैप्टिव करना है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने बिहार में बहुत सारे उसे अपने ब्रांचेस खोले हैं। बर्ड्स को, जो भी माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, उन बर्ड्स को हम लोग कैसे पकड़ें बिना हर्ट किए हुए। कोई इंजर्ड हो गया तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे भागलपुर में इंजर्ड बड़े बड़े गरुड़ वगैरह जो हैं, उनको गरुड़ को आप बजावते हॉस्पिटल जैसा है, पूरा ट्रीटमेंट करते हैं और स्वस्थ करके उनको फिर छोड़ते हैं, फिर पैर में रिंग डालते हैं, और वो रिंग्स में वहाँ पे वो आइडेंटिफिकेशन सब गाहे बगा है। वो साइबेरियन यूरोपियन कंट्रीज़ में जिस कंट्री से आया है वहाँ पे भी वो मिलता है, तो वो लोग भी बताते हैं कि नहीं साहब, आपके ये जो बर्ड आपने जो रिंग डाला था, ये सब काम बहुत हम लोग ने इंटेंसिटी, शिद्दत के साथ शुरू किया है। अब बहुत डिपार्टमेंट खास करके अपना राज्य का जो वन पर्यावरण विभाग है, ये बहुत ही ज़्यादा सजग है। बिल्कुल। और साथ ही सर, अगर हम आर्द्रभूमि की बात करें, वेटलैंड की बात करें, तो कहीं ना कहीं हम ये भी जानते हैं कि ये बहुत सारे पक्षियों के और बहुत सारे जानवरों का भी घर माना जाता है। बहुत सारे पौधों का घर माना जाता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरीके से ये मनुष्य और हमारे पर्यावरण के लिए को लाभ प्रदान करता है। और साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहूँगा, अगर हम बात करें इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की, तो कहीं ना कहीं ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ का भी एक घर माना जाता है वेटलैंड। तो ये किस तरीके से मनुष्य को, हमारे पर्यावरण के लिए लाभदायक है या फिर इनके लिए ज़रूरी है, थोड़ा इस बारे में भी बताएं। मैं यही बताऊँगा, जैसे क्या है, हम लोग बेसिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ यूजुअली मैमल्स से हम लोग रूढ़ हो गया। ये पूरा विचारधारा जो है कि इंडेंजर्ड कम है तो हिरन कम हो गया, क्या कम हो गया तो गांडा नहीं है, क्या है तो बाघ नहीं है, हाँ शेर नहीं है, ये चीज़ें। लेकिन आपको बहुत जो माइक्रोस्कोपिक चेंजेस जो आते हैं, बहुत ही
जो माइनर अनिग्नो वो जिसको नज़र नहीं जाती है जिन चीज़ों पे, जैसे घोंघा सितुआ की बहुत सारी वैरायटी, खुरचन की बहुत सारी वैरायटी, ये जितने वाटर बॉडीज़ थे, इन वाटर बॉडीज़ में जो है जल निकाय आर्द्रभूमि जिन्हें कह रहे हैं आप, वहाँ पे कुदरती तौर पे घोंघा का मॉलस ग्रुप्स जो है, घोंघा सितुआ का जो सॉफ्ट बॉडीड जो एनिमल्स हैं, इनका ये घर हुआ करता था। अब नहीं मिलते। अब बहुत, एक तो ये कह सकते हैं कि वाटर की क्वालिटी ख़राब हो गई, दूसरी बात की हार्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा हो गया, उसको बहुत ज़्यादा किसान लोग वो लोग खाते भी हैं, बिक्री भी होता है। तो आप कभी जाएंगे तो बहुत बिहार में भी बहुत सारी जगह, अगर बेगूसराय साइड में जा रहे हैं एनएच पे, तो किनारे में आपको बिकता हुआ घोंघा सितुआ मिल जाएगा। अब आप उस भीड़ को समझाना कि नहीं, इन चीज़ों की कम एक मॉडरेट लेवल पे ही हार्वेस्टिंग करें ताकि वो बचा रहे। ये फिशरीज़ में फ़िश की भी बहुत सारी प्रजातियाँ वो भी कम गई हैं। आप बहुत सारे अंडरग्राउंड जो सबमर्ज्ड जो प्लांट्स होते थे, पानी के अंदर में डूबे हुए पानी होते हैं, वाटर पे जो प्लांट्स होते थे, अब पानी की ही क्वालिटी ख़राब हो गई, तो वो साहब वो चीज़ नहीं है, दूसरे टाइप के जो है। और सर साथ ही एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम बिहार के परिप्रेक्ष्य की ही बात करें तो हम जानते हैं कि जमुई ज़िले में एक नागानट्टी नामक वेटलैंड है, जहाँ पे कम से कम बहुत सारे पौधे, मछली और 150 से ज़्यादा प्रजातियों का कहीं ना कहीं वो निवास स्थल है। तो इस बारे में भी कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, ये तो छोटा बॉडी है, वाटर बॉडीज़ है। ये नागी नकटी जो है, इसका जो इसको बड़ा आपके पास जो इस राज्य में है वो कुशेश्वर स्थान और काबरताल, हाँ, बरेला 600 स्क्वायर किलोमीटर का, 400 स्क्वायर किलोमीटर, 300 स्क्वायर किलोमीटर, 200 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 10 स्क्वायर किलोमीटर भी बहुत बड़ा एरिया होता है और उतने बड़े इलाके में। लेकिन ये है कि पानी इन जगहों पे लगातार नहीं रहता, थोड़े यानी टॉप जो गर्मी का टाइम आएगा मई जून में, तो पानी का लेयर बहुत कम जाएगा। वर्चुअली आपको ये भी दिखेगा, दलदली फटा हुआ इलाका दिखेगा। हाँ, लेकिन जहाँ बारिश आती है लगभग 8 से 10 महीना पानी रहना ही रहना है। तो लेकिन ये पुराने लोग कहते हैं कि नहीं साहब, पहले पानी रहता था। ये जो चेंजेस आए हैं डाउन द डेकेड्स, ये एक गंभीर विषय है। ऐसा कैसे हो रहा है, किस वजह से? ये तो ग्लोबल इशू है, बहुत लार्जर स्नो कैप में भी ये प्रॉब्लम आए हैं जिसकी वजह से। हाँ। और सर जैसा कि हम जानते हैं कि आज हम लोग वर्ल्ड वेटलैंड डे भी मना रहे हैं, और हमने वेटलैंड के बारे में काफ़ी कुछ आपसे जाना, विस्तार में आज हमने जाना है, और हमने ये भी समझा कि इसका संरक्षण करना, इसका कंजर्वेशन कितना ज़रूरी है। आज ही के दिन 1971 में 2 फरवरी 1971 में ये कन्वेंशन हुई थी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज का दिन। तो इसको लेके क्या कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि वेटलैंड का संरक्षण क्यों ज़रूरी है और हमारे पर्यावरण के लिए क्यों ज़रूरी है? कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे? ज़रूर। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी वाटर बॉडीज़ हैं, आप जो है पवन देवता महावीर जी का बहुत मंदिर बनाते हैं, जल देवता वरुण का भी आप छोटा सा कहीं पे भी जो भी वाटर बॉडीज़ में के बगल में है, जिन पे ज़िंदगी उनकी टिकी हुई है लोगों में, हाँ, वहाँ वो उस जगह में कुछ ऐसा, चूँकि एक सैंक्टिमोनियस, एक पवित्र भावना, एक जो रिलीजियस फीलिंग वो काम करता है। हाँ, तो वो गंदगी आप नहीं फैलाएंगे और वो वाटर बॉडी अक्षुण्ण रहेगा। ये एक बहुत बड़ी काम होगा। ये इसमें मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि चाहिए जो भी लोग हैं, मछुआरे हैं, सब चीज़ हैं जो भी हैं, वहाँ पे उसको कुछ एक रिलीजियस तौर पे भी, जैसे सरना का कॉन्सेप्ट जो है, सो ट्राइब्स में जो वृक्षों पे डिपेंडेंट हैं वो वृक्ष के लिए एक पूजा स्थल बनाते हैं, उसी तरह से आप जो भी वाटर बॉडीज़ के नज़दीक में जिन्हें भी लगता है ये दिल से आवाज़ आती है, तो वो एक पूजा का कोई स्थल उसको डिक्लेयर करें और वो वरुण देवता, जल देवता का वो पूजा करें। एक जिस तरह से आज हम लोग 2 अक्टूबर मना रहे हैं, इसी तरह से 2 फरवरी मना रहे हैं, सॉरी माइंड विल बी करेक्ट मी। तो उसी तरह से वो आपको एक दिन तय कर लें अपनी जगह से, यही मैं कहना चाहूँगा। ये तो आज का दिन। सर, आप हमारे कार्यक्रम में अपना कीमती वक्त दिया है, जो तमाम आपने जानकारी दी आज वेटलैंड के बारे में, क्यों ज़रूरी है, कितना इसका संरक्षण ज़रूरी है हमारे पर्यावरण के लिए, हर मनुष्य के लिए। सर, ये बहुत कहीं ना कहीं ज़रूरी चीज़ है और इसका संरक्षण हम करना, हम सभी की जिम्मेदारी और भागीदारी इसमें बहुत बनती है। सर, आप कार्यक्रम में अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए तहे दिल से सर आपका शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।